आज हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये जीएसटी का टॉपिक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? सप्लाई क्या होता है, फिर इनवॉइस बनाना सीखा और फिर हमने टाइम ऑफ सप्लाई सीख लिया। आज हम सीख रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके लिए बेटा अपने पास सेक्शन ओनली 1 है, सेक्शन नंबर 15, और इसके साथ रूल लगाना है। कौन सा? 27, 28, 29, 30 और 31। वैसे रूल हमारा 35 तक है, लेकिन नहीं लिखा रूल हमारा 35 तक है। रूल हमारा कहाँ तक है बेटा? 35 तक है, लेकिन अपने को 15 सेक्शन के रिगार्डिंग रूल कितने पढ़ने? ओनली 21 तक। 15 सेक्शन के रिगार्डिंग रूल कितने पढ़ने? ओनली 21 तक। ठीक है, बाकी के जो रूल हैं वो अलग सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो देखो सेक्शन नंबर 15 साथ में क्या पढ़ना है? 27 से लेके 31। 15 के ऊपर ही क्या लगता है? 27 से 31। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए दो वैल्यू को समझो। एक होता है असेसेबल वैल्यू, एक होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब सेल प्राइस, और असेसेबल वैल्यू का मतलब वो वाला प्राइस जिसके ऊपर क्या कलेक्ट किया जाएगा? ड्यूटी। वैल्यू ऑन विच ड्यूटी इज टू बी कलेक्टेड। ड्यूटी क्या किया जाएगा बेटा? कलेक्ट किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? असेसेबल वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? सेल प्राइस। असेसेबल वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक्शन 15 क्या बोलता है कि भैया जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी को हम क्या मान लेंगे? असेसेबल। फॉर एग्जाम्पल ए ने आर्टिकल बी को 100 रुपीज में सेल किया। ए ने आर्टिकल बी को कितने में सेल किया? 100 रुपीज में सेल किया। तो ए के लिए सेल प्राइस कितना? 100। क्या डिपार्टमेंट इस 100 को रियल मानेगी? क्या डिपार्टमेंट 100 के ऊपर टैक्स वसूल करेगी? तो डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे सेल प्राइस को ही क्या मान लूंगा? असेसेबल। लेकिन दो कंडीशन सेटिस्फाइड करो। पहली कंडीशन, जिसको तुमने सेल किया रिटर्न में ओनली प्राइस लेना, मनी, और कुछ नहीं चाहिए, काइंड नहीं चाहिए, एक्सचेंज नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, बायर और सेलर आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू ही क्या मान लेंगे? असेसेबल। पहला कंडीशन क्या बोला? प्राइस मस्ट बी सोल्ड कंसिडरेशन एंड बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड। अगर प्राइस तुम्हारा सोल्ड कंसिडरेशन है और बायर और सेलर आपस में रिलेटेड नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ए बी इक्वल टू टी बी। करेक्ट है। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मिसिंग कर गया या दोनों का दोनों कंडीशन मिसिंग कर गया तो तुम्हारी वैल्यूएशन होगी रूल 27 से 31 में। ठीक है, अब ध्यान से, कौन सा रूल कब लगेगा? 27 का रूल तब लगेगा जब तुमने प्राइस वाला कंडीशन मिसिंग हो, यानी तुमने क्या ले लिया है? गुड्स ले लिया है। ठीक है, 28 का कंडीशन तब लगेगा जब पार्टी रिलेटेड हो। 29 का रूल तब लगेगा जब पार्टी रिलेटेड है, कैसा वाला? प्रिंसिपल एजेंट है। 30 का रूल तब लगेगा जब ना तो 27 लग रहा है, ना तो 28 लग रहा है, ना तो 29 लग रहा है, तो रूल क्या लग जाएगा? 30। और 31 कब लगेगा? जब रूल ना तो 27 लगेगा, 28, 29 और 30, तो क्या लग जाएगा? 31। आई बातें समझ में? तो फर्स्ट पेज क्लियर, ऐसे याद रखो। सेक्शन 15 क्या बोलता है? ए बी इक्वल टू टी बी प्रोवाइडेड टू कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला कंडीशन, बायर और सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। दोनों में से एक भी कंडीशन मिस कर गया या दोनों का दोनों कंडीशन मिस कर गया तो वैल्यूएशन कहाँ होगी? रूल्स में 27 से लेके 31 में। क्लियर है? 27 कब लगाएंगे? जब प्राइस का कंडीशन मिसिंग होगा। 28 कब लगाएंगे? जब पार्टी रिलेटेड होगा। 29 कब लगेगा? जब पार्टी रिलेटेड है, प्रिंसिपल और एजेंट। 30 कब लगेगा? जब आपका ना तो 27, 28 और 29 नहीं लगा तो 30, और जब सारे रूल नहीं लगेंगे तो कौन सा रूल लगेगा? 31। ठीक है, अब आप पूछोगे अमित सर आपने दो कंडीशंस बोले, अब उस कंडीशंस को पहले समझाओ। पहले क्या बोला आपने? प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। मतलब जब मैं सप्लाई करूंगा तो सामने वाले पर्सन से रिटर्न में सिर्फ क्या मिलना चाहिए? मनी। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं क्या? सर्विस। आप मुझे क्या पे कर रहे हैं? फीस। तो मान लो साक्षी ने मुझे फीस के बदले में मोबाइल गिफ्ट कर दिया,
वैल्यूएशन 15 में नहीं होगी, लेकिन रितिका ने फीस दिया तो वैल्यूएशन 15 में होगी। समझ में आया? साक्षी ने मोबाइल दिया तो वैल्यूएशन कहाँ होगी? 27 में होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 27 में कैसे वैल्यूएशन निकालेंगे देखेंगे। क्लियर है? दूसरा क्या लिखा था? बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड। तो देखो कब बायर और सेलर रिलेटेड माने जाएंगे? पूरे जीएसटी में ये जो मैंने रिलेशन लिख के दिया है यही है रिलेटिव का डेफिनेशन। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है? दे आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। मतलब बायर और सेलर जो हैं एक दूसरे के बिजनेस के क्या है? ऑफिसर और डायरेक्टर। बायर और सेलर जो हैं एक दूसरे के बिजनेस के क्या है बेटा? ऑफिसर और डायरेक्टर। दूसरा, दे आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर। इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। दे आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। तीसरा, दे आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। दे आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो क्या है? वो आपस में रिलेटेड है। 3 बातें समझ में आ गई। चौथा, दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। अब आप पूछोगे अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली? फैमिली का मतलब कौन कौन है? ध्यान से देखना, फैमिली में कौन कौन आएंगे? स्पाउस और बच्चे। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर तब आएंगे जब वो लोग डिपेंडेंट होंगे। यानी बच्चे और स्पाउस डिपेंडेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन पापा मम्मी भाई बहन और ग्रैंड पेरेंट्स कब आएंगे? जब वो लोग डिपेंडेंट्स होंगे। आ रही है बात है समझ में? तो देखो अभी तक हमने 4 रिलेटिव पढ़े। कौन कौन रिलेटिव है? बायर और सेलर एक दूसरे के बिजनेस के डायरेक्टर और ऑफिसर्स हैं। दूसरा, दे आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर। बायर और सेलर आपस में पार्टनर्स हैं। तीसरा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं। और चौथा, सेम फैमिली मेंबर है। पांचवा, अगर मान लो मैं सब बायर जो है वो सप्लायर के बिजनेस का 25% कंट्रोल उसके पास है, या सप्लायर का बायर के बिजनेस का 25% कंट्रोल है, तो वो दोनों आपस में क्या माने जाएंगे? रिलेटिव माने जाएंगे। ठीक है। दूसरा, मान लो बायर और सप्लायर को कंट्रोल कर रहा है कोई मिस्टर सी, तो वो क्या माना जाएगा? रिलेटिव। ठीक है। वन, या फिर बायर और सप्लायर दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपस में क्या माने जाएंगे? वो रिलेटिव। देन टुगेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। यानी मान लो बायर और सेलर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपस में क्या माने जाएंगे? वो रिलेटिव। और लास्ट क्या लिखा हुआ है कि आप अगर उसके सोल सेलिंग एजेंट हो। सोल सेलिंग एजेंट का मतलब सिर्फ आप उसी के एजेंट हो, उसके अलावा किसी के नहीं हो, तो आप क्या माने जाओगे? रिलेटिव। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो देखो सेक्शन 15 में हमने क्या पढ़ा? प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, और बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होंगे तो ही वैल्यूएशन कहाँ होगी? 15 में। तो आप पूछोगे अमित सर ये बताओ 15 में वैल्यूएशन करना कैसे है? ठीक है, ध्यान से। 15 में वैल्यूएशन करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस को ऐड करना होगा, और एक ही एक्सपेंस ऐसा है जिसको लेस करना है, बाकी सारे एक्सपेंस क्या होंगे? ऐड होंगे। यानी सिंपल अगर बोलूं तो डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तक का। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। नेक्स्ट पेज पे बेटा मैंने पूरा चार्ट बना के दिया है, इसके अलावा कोई दिमाग मत लगाना, इतना ही पढ़ना है आपको। सबसे पहले आप अपना सेल प्राइस बताओ। ठीक है, उस सेल प्राइस में अभी मैं पूरे आइटम जो ही बोलूंगा उसको ऐड करना है। ध्यान से, किसी भी टाइप का टैक्स ऐड कर देना एक्सेप्ट जीएसटी वाले टैक्स। जीएसटी वाले टैक्स कौन कौन से हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। अगर ये टैक्स तुमने पे किया है तो इसको ऐड मत करना। बाकी किसी भी टाइप का टैक्स पे किया है तो उसको ऐड कर देना, लेकिन ध्यान से वो टैक्स फाइनल नेचर का होना चाहिए, इंटरिम नेचर का नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे अमित सर नहीं समझा, फाइनल नेचर का टैक्स मतलब जैसे बेटा टीडीएस क्या फाइनल नेचर का टैक्स है? इंटरिम है ना। टीसीएस इंटरिम है, एडवांस टैक्स इंटरिम है। बोला इसको मत ऐड करो क्योंकि ये फाइनल नेचर का टैक्स नहीं है, ये कैसा है? इंटरिम है। क्योंकि बेटा इसका एडजस्टमेंट मिलता है ना, इसका हमें क्या मिलता है? एडजस्टमेंट मिलता है ना। ऐसा तो नहीं यही टैक्स मेरा फाइनल हो गया। तो बोला किसी भी टाइप का टैक्स ऐड करो, लेकिन कोई जीएसटी वाले टैक्स नहीं होनी चाहिए और इंटरिम टैक्स नहीं होनी चाहिए। याद रहेगा, जीएसटी वाले टैक्स नहीं होनी चाहिए और इंटरिम टैक्स नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट? चलिए ध्यान से, अमाउंट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी अमाउंट खर्चे करने की? रिसिपिएंट, सप्लायर की, लेकिन किया किसने? रिसिपिएंट ने। मुझे बताओ, आर्टिकल जब सेल होता है तो कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो सप्लायर को करने होते हैं? लाइक एडवर्टीजमेंट, पैकिंग। अब ये खर्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की, लेकिन सप्लायर रिकवर किससे कर रहा है? बायर से। तो क्या करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे। देखो अभी तक हमने कितने आइटम ऐड किए? 3। सबसे पहला सेल प्राइस लेना है,
सेल प्राइस में ऐड क्या करना है, किसी भी टाइप का टैक्स एक्सेप्ट जीएसटी और कोई भी इंटरिम नेचर का टैक्स, कोई भी इंटरिम नेचर का टैक्स। दूसरा हमने क्या बोला कि सर आपको अगर कोई खर्चा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर की, और वो रिकवर किससे कर रहा है, बायर से, तो उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है। तीसरा, अगर आपका कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस है और एंसिलरी एक्सपेंस है तो उसको ऐड कीजिए। क्या बोला मैंने, इंसिडेंटल और एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंस जिसकी वजह से आर्टिकल में कन्वर्जन होता है। बताया था क्लॉथ को कट करने का खर्चा, क्लॉथ की सिलाई करने का खर्चा, ये सब क्या है बेटा, एंसिलरी। मतलब आर्टिकल को कन्वर्जन करने में जो खर्चा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंसिलरी। लेकिन आर्टिकल की मार्केटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर्स बढ़ाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंटल। लाइक पैकिंग, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, फिर कंसल्टेंसी, ये सब क्या है बेटा, मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी ना, मार्केटिंग एक्सपेंस। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट। कभी कभी होता है ना बेटा, जब हम बायर जो है सेलर को लेट पेमेंट करता है तो सेलर क्या ले लेता है, डिले पेमेंट का चार्जेस लेता है, तो बोला उसको ऐड कर दीजिए। डिले पेमेंट का चार्जेस क्या करना है, आपको ऐड करना है। और नेक्स्ट लिखा हुआ ध्यान से, अगर सब्सिडी आपको मिलता है थर्ड पार्टी से, गवर्नमेंट का सब्सिडी होगा तो ऐड मत करना। किससे सब्सिडी मिल रहा है, थर्ड पार्टी से, तो उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं करना है, थर्ड पार्टी से सब्सिडी होगा तो ही ऐड करो। गवर्नमेंट सब्सिडी क्या करना बेटा, इग्नोर। थर्ड पार्टी का सब्सिडी है तो क्या करना है, आपको ऐड करना है। ध्यान से, डिस्काउंट आपको लेस तब करना है जब डिस्काउंट का कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल के रिमूवल से पहले हुआ हो। भले तो डिस्काउंट बाद में दे, चलेगा। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, यहां पे आर्टिकल में रिमूव कर रहा हूं 30 सितंबर को, ठीक है, तो डिस्काउंट का कॉन्ट्रैक्ट या तो 30 सितंबर को हो जाना चाहिए या इससे पहले। भले तुम डिस्काउंट 2 अक्टूबर को दो, 4 अक्टूबर को दो, अगले साल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल के रिमूवल से पहले हो जाना चाहिए। अगर डिस्काउंट की बातें इनवॉइस में लिखी है, इसका मतलब क्या है, रिमूवल से पहले हो चुका है, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे। किसी भी टाइप का डिस्काउंट हो, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो, चाहे वो क्वांटिटी डिस्काउंट हो, चाहे वो होता है ना जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो उसका हमें डिस्काउंट मिल जाता है, आपने जल्दी पेमेंट कर दिया, कैश डिस्काउंट आपको मिल गया। तो लॉ मेकर ने बोला किसी भी टाइप का डिस्काउंट तुम लेस करना, बट एक बात याद रखना, डिस्काउंट का कॉन्ट्रैक्ट रिमूवल से पहले होना चाहिए। अगर डिस्काउंट का कॉन्ट्रैक्ट रिमूवल से पहले हुआ है तो उसको लेस करो, अदरवाइज उसको इग्नोर करो। ठीक है, अब टेक्निकली समझना और आप मुझे रिप्लाई करना कि यहां पे क्या पॉसिबिलिटी होगा। मान लो आर्टिकल रिमूव हुई बेटा 30 सितंबर को, आर्टिकल रिमूव कब हुई, 30 सितंबर को, डिस्काउंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 20 सितंबर को, ठीक है, कितना डिस्काउंट था, 10,000। बताओ क्या डिस्काउंट माइनस करेंगे, यस करेंगे। डिस्काउंट का कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, 20 सितंबर को, और आर्टिकल रिमूव कब हुई, 30 सितंबर को, यानी डिस्काउंट माइनस होगा। लेकिन अपोजिट करो, 30 सितंबर को आर्टिकल रिमूव हुई और 1 अक्टूबर को डिस्काउंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या माइनस होगा, नहीं होगा। लेकिन मान लो अगर तुमने इसको माइनस कर दिया तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो बताओ कौन सा नोट इशू करोगे, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। प्राइस कम हो गया, बताओ कम होता था तो कौन सा नोट इशू करते थे, डेबिट नोट, और अगर प्राइस ज्यादा होता तो क्रेडिट नोट। पक्का समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डाउट, याद रहेगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, डेबिट नोट इशू होगा। अच्छा बताओ, डेबिट नोट जब इशू होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। अरे ये बातें समझ में या नहीं, पक्का याद रहेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हमने डिस्काउंट नहीं देना था, हमने डिस्काउंट दे दिया तो प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या इशू करना पड़ेगा, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, यानी उससे वो प्राइस मंगवाना पड़ेगा। आई बातें समझ में। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 15 में कैसे वैल्यू निकालना। चलो रिपीट करो, सबसे पहले क्या लोगे, सेल प्राइस यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें क्या ऐड करोगे, किसी भी टाइप का टैक्स एक्सेप्ट जीएसटी वाला टैक्स और इंटरिम टैक्स। इंटरिम टैक्स का एग्जांपल क्या दिया, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस पेमेंट, ठीक है। दूसरा, किसी भी टाइप के खर्चे आपको ऐड करने जो मार्केबिलिटी से रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्सपेंस आपको ऐड करना है। अगर सब्सिडी मिल रहा है थर्ड पार्टी से तो ऐड करना है।
कोई भी ऐसा खर्चा जो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की थी लेकिन रिकवर किससे हुआ, बायर से, तो उसको ऐड करोगे, करेक्ट है। दूसरा, डिलेड पेमेंट का जो चार्जेस होगा वो क्या करोगे, ऐड करोगे। और डिस्काउंट कब लेस करोगे, जब कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है, रिमूवल से पहले। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिमूवल के बाद हुआ है तो डिस्काउंट को लेस नहीं करना है। क्या निकल के आ जाएगा, असेसेबल वैल्यू, उसके ऊपर क्या लगा देना, टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर बेटा तूने दो कंडीशन सेटिस्फाइड किए तभी तो ऐसा लगेगा ना, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किए तो कहां जाएगा वैल्यूएशन, रूल्स में। तो अभी हम रूल्स पढ़ रहे हैं बेटा। रूल नंबर 29 बताओ, रूल नंबर 29 कब लगता था, सॉरी रूल 27, जब प्राइस का कंडीशन मिसिंग होगा। चलो एग्जांपल समझते हैं। ए ने बी को आर्टिकल सप्लाई किया, ए ने बी को आर्टिकल सप्लाई किया फ्री ऑफ कॉस्ट या चैरिटी दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी दे दी या डोनेशन दे दिया या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये सब क्या कहलाता है बेटा, यहां पे प्राइस नहीं होगा। सर प्राइस कैसे निकालो, बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैं एक स्कूल में गया और स्कूल के सारे बच्चों को मैंने पेन डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, टोटल मैंने 1 लाख पेन डिस्ट्रीब्यूट किए। एक बात मुझे बताओ, क्या मैंने उनसे पैसे लिए, नहीं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्या डिपार्टमेंट मुझसे जीएसटी नहीं लेगी, डिपार्टमेंट बोल रहा है बेटा जीएसटी तो मैं लूंगा, तुमने भला काम किया वो तुम्हारा हक है, लेकिन हमें तो जीएसटी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हमने ये बोल दिया फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जीएसटी नहीं है तो तुम फ्री बांटने लग जाओगे, करेक्ट है। तो प्राइस कौन सा ले, तो सिंपल बोला कि जो आर्टिकल तूने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना उसकी मार्केट वैल्यू पता कर ले, वही तुम्हारा प्राइस होगा, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू सेम आर्टिकल का ना मिले तो ठीक है, सिमिलर और लाइक गुड्स ले लेना, ठीक है। अगर मान लो तुमने जो आर्टिकल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बांटा है उसमें कुछ तुमने कैश रिसीव किया और कुछ काइंड, तो कैश तो पूरा ले लेना और काइंड का मार्केट वैल्यू। आ रही है बातें समझ में। लेकिन मान लो मुझे मार्केट वैल्यू नहीं मिला, सिमिलर गुड्स भी नहीं मिला, तो क्या करूं, तो बोला ठीक है, उस आर्टिकल को मैन्युफैक्चर तो किया होगा किसी ने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% ले लेना। क्या ले लेना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से सुनना। रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेना, अगर रॉ मटेरियल के ऊपर तूने कोई जीएसटी पे करके आया तो लेस कर देना, उसमें ऐड कर देना कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब आर्टिकल को बनाने का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वेजेस, ओवरहेड कॉस्ट, ये सब ऐड कर देना। और अगर तुम्हारी आर्टिकल बनाने टाइम में कोई डिस्ट्रॉय हुई थी, उसको बोलते हैं ना स्क्रैप, रॉ मटेरियल का स्क्रैप हो गया, उसको लेस कर देना। तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसका 110%। क्या निकल के आ जाएगा, आपका प्राइस, उसके ऊपर टैक्स। लेकिन मान लो ना तो फेयर मार्केट वैल्यू मिला, ना तो सिमिलर गुड्स मिला, ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो अब क्या करो, बोला ठीक है, रूल नंबर 31 में चले जाओ डिपार्टमेंट के पास। तो देखो 27 में हमने 3 रूल पढ़े। मैंने क्या बोला, मार्केट नहीं मिलेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 110%, वो रूल नंबर 30 की बात करता है, ठीक है। और रूल नंबर 30 भी नहीं लग रहा है तो 31 कौन वैल्यूएशन करके देगा आपको, डिपार्टमेंट। अब मुझे बताओ क्या डिपार्टमेंट भगवान है, वो भी तो यही मेथड लगाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो रूल नंबर 31 पता है क्यों बनाया गया, ताकि डिपार्टमेंट यहाँ पे ब्राइब लेके तुम्हारा वैल्यूएशन करे। तो ये करप्शन के लिए रूल नंबर 31 बनाया गया है। तुम्हें नहीं आ रहा वैल्यूएशन करना, अब तुम सेटिंग करना चाहते हो, डिपार्टमेंट के पास जाओ, वो आपको वैल्यूएशन करके देगा। आई बात है समझ। रूल नंबर 27 बताओ, रूल नंबर 27 में सिंपल क्या करना है, प्राइस मिसिंग है तो पहले मार्केट वैल्यू, नहीं मिला सेम गुड्स का तो सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स, वो भी नहीं मिला तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%, वो भी नहीं मिला तो डिपार्टमेंट के पास। समझ में आ गया, दिस इज रूल नंबर 27। अब आते हैं रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 क्या बोलता है कि अभी तुम किसको सप्लाई कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी को। रूल 28 कब लगेगा बेटा, जब तुमने सप्लाई किसको किया, रिलेटेड पार्टी। ध्यान से देखो, ए और बी आपस में क्या है बेटा, रिलेटेड है। तो ए ने किसको सप्लाई किया आर्टिकल, बी को, और ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो बोला वैल्यूएशन 15 में तो नहीं होगा, कहां होगा, 28 में। 28 क्या बोलता है भैया, ए तूने बी को सप्लाई किया ना, अगर यही आर्टिकल तू सी को सप्लाई करता जो तेरा नॉन रिलेटेड है, उसका वाला प्राइस कंसीडर करना है, यानी मार्केट वैल्यू। सिंपल अगेन हम क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। ए ने अगर रिलेटिव को सप्लाई किया तो मार्केट वैल्यू से कम पे दिया होगा, तो आपको कौन सा वाला प्राइस लेना है, जो आपने नॉन रिलेटिव को सप्लाई किया। समझ में आ गया। अच्छा, सेम आर्टिकल ना मिले तो लाइक एंड सिमिलर गुड्स। सर वो भी ना मिले तो
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%। इसका मतलब समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि किसी भी आर्टिकल पे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, 10%। समझ में आ रहा। और मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं मिला तो डिपार्टमेंट के पास जाओ, रूल नंबर 31 में। आ रही है बातें समझ में? चलो अब ध्यान से, एक मेथड है बेटा ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ वैल्यूएशन। इसी में रूल नंबर 28 की बात करो, ध्यान से सुनो। रूल नंबर 28 का ऑल्टरनेटिव मेथड कब लगेगा? जैसे देखो, रितिका ने आर्टिकल रितु को सप्लाई किया। रितिका किसको कर रही है बेटा? रितु को कर रही है, दोनों आपस में रिलेटेड। और रितु जो है इसको एज इट इज सेल करने वाली है, R1 R2। रितिका किसको कर रही है बेटा? रितु को। और रितु एज इट इज इसको सेल करने वाले। मतलब मान लो रितिका ने ये मार्कर दिया रितु को, और रितु इसमें कुछ नहीं करने वाली, एज इट इज इसको मार्केट में बेचेगी। फॉर एग्जांपल मान लो रितु का स्टेशनरी का दुकान है और रितिका मैन्युफैक्चरर है। अब ये दोनों आपस में सिस्टर निकल गए, तो एक ने दूसरे को सप्लाई किया फ्री ऑफ कॉस्ट, और सामने वाले ने आर्टिकल उसको मार्केट में बेच रहा है। तो सर एक बात बताओ, रितिका R1 से जो R2 के पास गया, इसका वैल्यू क्या लूँ? तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है बेटा? ये जो R2 है, मतलब रितु जो है, जब इस आर्टिकल को सेल करेगी, किसको? नॉन रिलेटिव को। किसको? नॉन रिलेटिव को। जितने में रितु ने सेल किया, मान लो रितु ने 200 में सेल किया, तो इसका 90% रितिका के लिए कॉस्ट होगा, मतलब 180। मतलब रितिका ने कितने में सेल किया रितु को? 180 में, और रितु ने मार्केट में कितने में सेल किया? 200 में। तो रितिका रितु से कितने पे टैक्स वसूल करेगी? 180 पे। और रितु कस्टमर से कितने पे टैक्स वसूल करेगी? 200 पे। समझ में आ गया? ध्यान से, ये वाला फंडा तब लगाना है जब आर्टिकल एज इट इज सेल हो रहा है। अगर आर्टिकल एज इट इज सेल नहीं हो रहा है तो इससे पहले वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो लगाएंगे। आर्टिकल एज इट इज सेल होगा तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो लॉ मेकर ने देखो क्या बोला, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को सेल कर रहा है, दोनों आपस में रिलेटेड है, दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड है, और सामने वाला पार्टी अगर एज इट इज सेल कर रहा है, सामने वाला पार्टी क्या कर रहा है बेटा? एज इट इज सेल कर रहा है, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि ठीक है, आप उसका प्राइस जो वो नॉन रिलेटेड पार्टी को सेल कर रहे हैं उसके प्राइस का 90% इसके हैंड में क्या माना जाएगा? कॉस्ट। समझा? कोई डाउट? तो ऑल्टरनेटिव मेथड कब लगाओगे? जब एज इट इज सप्लाई हो रहा है और पार्टी क्या है? रिलेटेड है, और लेकिन प्राइस किसका लेना है? नॉन रिलेटेड वाला। याद रहेगा? चलिए अब देखो रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 सेम एज 28, बस डिफरेंस पता क्या है? यहाँ पे कोई भी था और वहाँ पे सिर्फ 2 लोग होंगे, प्रिंसिपल एजेंट। मैं प्रिंसिपल, साक्षी एजेंट। तो वो तो मेरे भी यहाँ पे काम कर रही है ना, तो हम दोनों के बीच में प्राइस थोड़ी होगा। तो अब साक्षी ने कितने बेचा, उसका 90% मेरे लिए कॉस्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा जीएसटी किसके ऊपर लगता है? सप्लाई के ऊपर। और अगेन सेम वही पॉइंट, आर्टिकल एज इट इज सेल हो रहा है तो कितना कॉस्ट लेना है? 90%। तो रूल नंबर 29 ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेम वही फंडा। तो 90%, तो ऊपर वाला प्रोविजन फेयर मार्केट वैल्यू सिमिलर, सब कुछ सेम है, बस पार्टी चेंज हो गया। रूल नंबर 30 क्या बोला था? 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला देखो, वहां पे लिख दिया है। क्या लिखा भाई? रॉ मटेरियल माइनस कर देना जो जीएसटी पे करके आए हो, फिर लेबर कॉस्ट ऐड कर देना, डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देना, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देना, ओवरहेड कॉस्ट ऐड कर देना, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर देना। क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका 110%, उसका 110%। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट है? अच्छा समझा? 30 समझ में आ गया? लास्ट रूल 31 क्या बोलता है? अगर 27 में नहीं हुआ, 28 में नहीं हुआ, 29 में नहीं हुआ, 30 में नहीं हुआ, तो कहाँ जाना है? 31। किसके पास जाना? डिपार्टमेंट कौन? हमारे भगवान के पास। और भगवान कौन है? जीएसटी काउंसिल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? करेक्ट है? कोई डाउट?
पक्का? चलिए, तो ये हो गया बेटा वैल्यूएशन अंडर सेक्शन नंबर 15। अब इसका एक प्रैक्टिकल सम करें तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, चलो पहले एक बार रिकैप करवा दूं। देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सर जीएसटी में आर्टिकल का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो लॉ मेकर ने बोला पहले दो वर्ड को समझो, एक असेसेबल और एक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब सेल प्राइस, असेसेबल वैल्यू का मतलब वो वाला प्राइस जिसके ऊपर टैक्स वसूल किया जाएगा। करेक्ट है? अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तुम दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे तो पहला, तुमने जिसको सेल किया उससे मनी लो, और जिसको सेल किया वो रिलेटेड नहीं है, तो तुम्हारे सेल प्राइस को ही क्या मान लूंगा? असेसेबल वैल्यू। उसके ऊपर तुम क्या दे देना? टैक्स। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मिसिंग कर गया या दोनों कंडीशन मिसिंग कर गया तो तुम्हारी वैल्यूएशन रूल 27 से लेकर 31 में करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से, सर 15 में वैल्यूएशन कैसे होती है? तो हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट पेज पे कि सेल प्राइस लेना है, उसमें ऐड कर देना है किसी भी टाइप का टैक्स एक्सेप्ट जीएसटी वाला टैक्स और इंटरिम टैक्स। इंटरिम टैक्स क्या होता है? टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स, जो फाइनल टैक्स नहीं है। फिर ऐड क्या कर देना है? सारे एक्सपेंसेस, आर्टिकल को बनाने में जो भी एक्सपेंस लगे, चाहे वो इंसिडेंटल हो, चाहे वो एंसिलरी हो, चाहे वो पैकिंग खर्चा हो। दूसरा, वो वाले खर्च ऐड कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सेलर की, लेकिन वसूल किससे किया गया? बायर से। तो क्या कर देना? उसको ऐड कर देना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सेलर की, लेकिन वसूल किससे किया गया है? बायर से। तो उसको क्या कर देना? ऐड कर देना। फिर आपको और क्या ऐड करना है बेटा? अगर आपका कोई डिले पेमेंट फीस होता है ना, लेट पेमेंट करते तो चार्जेस लग जाते हैं, वो ऐड कर देना। सब्सिडी अगर थर्ड पार्टी से मिल रहा है तो ऐड करना, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी को ऐड मत करना। ध्यान से, यहाँ पे एलपीजी सब्सिडी को कंसीडर मत करना, क्योंकि वो कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद क्या रखना है? डिस्काउंट लेस करना है। कब लेस करना है डिस्काउंट लेस? जब कॉन्ट्रैक्ट रिमूवल से पहले हुआ है। रिमूवल से पहले अगर तुमने डिस्काउंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो डिस्काउंट क्या कर देना बेटा? लेस कर देना। कोई डाउट यहाँ तक? तो क्या निकल के आ जाएगा? असेसेबल वैल्यू, उसके ऊपर क्या दे देना? टैक्स। लेकिन अगर वो दो कंडीशन मिसिंग कर गए तो वैल्यूएशन कहां करूंगा? 27 से लेके 31 में। अब 27 क्या बोलता है? जब प्राइस नहीं हो। प्राइस कब नहीं होगा? जब तूने डोनेशन दिया है, चैरिटी किया है, तो ठीक है, जो आर्टिकल तुमने रिमूव किया उसका मार्केट वैल्यू। अगर सेम आर्टिकल का मार्केट वैल्यू ना मिले तो लाइक और सिमिलर गुड्स का, वो भी ना मिले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%, वो भी ना मिले तो डिपार्टमेंट के पास रूल नंबर 31 में। ठीक है, रूल नंबर 28 कब लगेगा? जब पार्टी रिलेटेड होगा। तो प्राइस किसका लेना है? नॉन रिलेटेड का, मतलब मार्केट वैल्यू। सेम आर्टिकल ना मिले तो सिमिलर गुड्स का, वो भी ना मिले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%, वो भी ना मिले तो डिपार्टमेंट के पास रूल नंबर 31 में। रूल नंबर 29 में भी सेम थिंग है, बस पार्टी क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट। बाकी तरीका रूल नंबर 28 वाला ही है। ठीक है, 30 क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालोगे? रॉ मटेरियल का खर्चा, उसमें से माइनस कर दो जीएसटी पे करके आए हो तो, फिर ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और लेस कर दो स्क्रैप। मैन्युफैक्चर करने टाइम में जो वेस्टेज होगा लेस कर दो। क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका 110%। और रूल 31 क्या बोलता है? कौन निकालेगा वैल्यूएशन? डिपार्टमेंट। क्लियर है? चलो अब एक प्रैक्टिकल सम्स करवाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट शीट पे देखो, एक प्रैक्टिकल सम आपको दिख रहा। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना बेटा। आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपने 11 लाख रुपए का एक आर्टिकल सप्लाई किया जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। कितना? 18%। तो क्या करना पड़ेगा? जीएसटी लेस करना पड़ेगा। कैसे लेस करेंगे? 11 लाख मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 118, तो जीएसटी लेस हो जाएगा। क्लियर है? आगे उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स है? कॉस्ट ऑफ पैकिंग। पहले बताओ क्या पैकिंग का खर्चा इंक्लूड होना चाहिए? हाँ, आपने इंक्लूड कर रखा है, कुछ करूं? इग्नोर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पैकिंग। प्रोटेक्टिव पैकिंग समझते हो? आर्टिकल को डैमेज होने से जो बचाता है, क्या वो इंक्लूड होना चाहिए? यस, इंक्लूड कर रखा है। हाँ, इग्नोर। आगे, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, क्या ये इंक्लूड होना चाहिए? यस, इंक्लूड कर रखा है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। क्लियर है? आ जाओ अदर इंफॉर्मेशन। अब बताओ क्या अदर इंफॉर्मेशन 11 लाख का पार्ट है? नहीं, वो अलग से दे रखा है। क्या लिखा हुआ है? कमीशन पेड टू द एजेंट बाय रिसिपेंट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर। मुझे बताओ खर्चा किसका?
सप्लायर का, वसूल किससे कर रहे हो, बायर से, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। बताया था अगर कोई खर्चा सप्लायर का है और बायर से रिसीव किया जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस किसने पे किया है, रिसिपेंट ने, खर्चा होता किसका है, सप्लायर का, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अपने एग्जांपल में कितना आ गया, 10,12,203। इसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी। समझ में आया, इतना चिंदी क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बस आपको ये पता होना चाहिए क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बहुत जोरदार, यहाँ पे अगेन वैल्यू ऑफ सप्लाई है बेटा 15 लाख का, कितने का, 15 लाख का, उसमें जीएसटी कितना इंक्लूड है, 12%, क्या करना पड़ेगा, बाहर कैसे करेंगे, 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 112, लेस कर दिया। अब देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स टैक्सेस अदर देन जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, बताओ, टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाला इंक्लूड इग्नोर करना था, टैक्सेस अदर देन वाला तो करना पड़ेगा ना, अदर टैक्सेस करना पड़ेगा, जीएसटी वाले नहीं करने हैं ना, तो वहां पे क्या लिखा, टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी एसजी, तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको इग्नोर। अच्छा मैं उल्टा समझ रहा था, ऑलरेडी इंक्लूड है ना, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। दूसरा वेटमेंट एंड लोडिंग चार्जेस, इग्नोर क्योंकि ऑलरेडी ये इंक्लूड है। कंसल्टेंसी चार्जेस, इग्नोर, ऑलरेडी इंक्लूड है। टेस्टिंग चार्जेस, इग्नोर, ऑलरेडी इंक्लूड है। इंस्पेक्शन चार्जेस, इग्नोर कर देना। अदर इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखो, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इग्नोर क्योंकि इसको हम कंसीडर ही नहीं करते, अगर इंक्लूड होता तो लेस करना पड़ता। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी, ऐड करना पड़ेगा, अगर सब्सिडी थर्ड पार्टी से मिल रहा है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान से ये बताना, ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली सोन इन इनवॉइस, इनवॉइस में तुमने डिस्काउंट दिखा रखा है, बताओ लेस करूं, क्यों, इनवॉइस में दिखा रखा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिमूवल से पहले हुआ है, तभी तो इनवॉइस में दिखा रखा है, इसलिए क्या कर देंगे, लेस। अब जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या पे कर देंगे, जीएसटी। आया समझ में या नहीं, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। तो हमने रूल नंबर 31 तक पढ़ लिया, अब आते हैं रूल नंबर 32 से। अब यहाँ पे छोटा छोटा बेटा कैलकुलेशन है। पहला कैलकुलेशन हम रूल नंबर 32 में पढ़ रहे हैं, करेंसी का वैल्यूएशन कैसे करें। याद करो, जब मैंने सर्विस का डेफिनेशन पढ़ाया था और गुड्स का, क्या बोला था, मनी सर्विस नहीं है और ना ही वो गुड्स है, लेकिन यूज ऑफ मनी इज अ सर्विस। या एग्जांपल दिया था कि तुमने 2000 रुपये लेके गए और उसने 1900 एक्सचेंज करके दिया, 100 रुपीज़ काट लिए ना, दैट 100 रुपीज़ इज द सप्लाई वैल्यू, उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। तो आज हम सीख रहे हैं कि अगर हम करेंसी एक्सचेंज करवाने जाते हैं तो बेटा पता है ना एक्सचेंज चार्ज लगता है, उस एक्सचेंज चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी। आज हम यही पता करने वाले हैं कौन से एक्सचेंज अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा, वैल्यू सीखेंगे। मैं रेट अभी किसी का भी नहीं बता रहा, एक ही दिन लेक्चर रखूंगा जिसमें कुछ आर्टिकल के मैं आपको रेट्स बता दूंगा। आज हम ओनली क्या सीख रहे हैं, वैल्यू, कौन से वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। वैल्यू पता होगा तो जीएसटी का रेट पता होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, समझा। हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं आज, वैल्यू, कौन से वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। चलो पहला देखो नोट्स में क्या लिखा है मैंने, करेंसी एक्सचेंज फ्रॉम इंडियन टू फॉरेन और फॉरेन टू इंडियन। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, तुम्हारे क्वेश्चन में दो चीज पहले लिखा होना चाहिए, क्या, रेफरेंस रेट और एक्सचेंज रेट, समझा। अगर रेफरेंस रेट और एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो जो फॉर्मूला अभी बता रहा हूं उसी फॉर्मूले से आपको वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, अब ध्यान से बेटा एक बात बताओ, करेंसी या तो परचेज होगी या तो सेल होगी। मुझे बताओ, मुझे यूएसए जाना है तो क्या इंडियन करेंसी लेके जाऊं, तो इंडियन करेंसी किसको देनी पड़ेगी, ऑथराइज डीलर को, वो चेंज करके किसके में देगा, डॉलर में देगा। तो मैं सेल कर रहा हूं या परचेज, मेरे लिए परचेज, उनके लिए सेल। तो अपन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे ये बातें समझ में, तो ध्यान से देखो, अगर हम फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, रेफरेंस रेट में से एक्सचेंज रेट माइनस कर देना और जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, तूने कितने करेंसी एक्सचेंज किए, 100, 200, 300, कितने,
नंबर ऑफ यूनिट्स होता है ना, कितने डॉलर तुमने लिए, समझा। और अगर सेल होगा तो सेलिंग रेट में से रेफरेंस रेट माइनस करना। देखो फॉर्मूला बस उल्टा है, मल्टीप्लाई दोनों को किससे करना है, नंबर ऑफ यूनिट से। समझा मैंने क्या बोला, सेल होगा तो सेलिंग रेट माइनस रेफरेंस रेट, परचेज होगा तो रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है। अच्छा, अगर रेफरेंस रेट क्वेश्चन में अवेलेबल ही ना हो तो सिंपल एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर लेना करेंसी को, इंडियन करेंसी आ जाएगा, उसका 1%, उसके 1% के वैल्यू के ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी। क्या बोला मैंने, रेफरेंस रेट ना दे रखा हो तो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दो, जो अमाउंट आएगा उसका 1% इज द वैल्यू, ठीक है। आगे मान लो तुम जो करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो ना, दोनों में से कोई भी इंडियन नहीं है। जापानीज करेंसी येन होती है, येन को तुम डॉलर में कन्वर्ट करो, क्या वो इंडियन करेंसी है, नहीं ना। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, अगर दोनों की दोनों करेंसी इंडियन नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से। अब मुझे बताओ, दो करेंसी है तो एक सेल हो रहा होगा और एक परचेज हो रहा होगा, तो बोला ठीक है, दोनों को एक्सचेंज रेट से पहले वैल्यू निकालो, दोनों का, सेल का कितना और परचेज का कितना, और फिर दोनों में से जो भी लेस होगा ना, दोनों में से जो भी लेस होगा, एरो सही कर लो, लेस का है साइन है, नीचे की तरफ मुंह खोलो उसका, विचएवर इज लेस लिखा हुआ है ना, बस साइन उल्टा हो गया बेटा, विचएवर इज लेस, उसका कितना लेना है, 1%। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब दोनों करेंसी फॉरेन होगी, जब दोनों करेंसी क्या होगी बेटा, फॉरेन। तो सिंपल करना क्या है, दोनों करेंसी का एक्सचेंज रेट से वैल्यू निकाल दो, दोनों में से जो भी लेस होगा वो ले लो और उसका 1%। समझ में आ गया, क्वेश्चन करें, आ जाओ, देखो नेक्स्ट पेज में मैंने क्वेश्चन दिया है। अब फॉर्मूला आप बताना। अमित एक्सप्रेस लिमिटेड एक ऑथराइज्ड डीलर है, अब उसके पास बहुत सारी करेंसी आ रही है एक्सचेंज करवाने को। देखो मैंने सेल किया 10,000 US डॉलर, उसका एक्सचेंज रेट 61 दे रखा है। पहले ढूंढो क्या क्वेश्चन में उसका रेफरेंस रेट है, देखो 5वें पॉइंट में रेफरेंस रेट लिखा हुआ है, कितना, 60 है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर रेफरेंस रेट दे रखा होगा तो सेल कर रहे हैं ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस रेफरेंस रेट है ना, तो 61 माइनस 60 क्या आ गया, 1, और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 10,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो कितने के ऊपर जीएसटी लगेगा, 10,000 के ऊपर। सेकंड बताओ, परचेज हो रहा है 1000 यूरो परचेज हो रहा है, परचेज कर रहे हैं ना, तो रेफरेंस रेट माइनस बाई एक्सचेंज रेट, रेफरेंस रेट दे रखा है क्या, हाँ सर, यूरो का दे रखा है 71 माइनस 70 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी 1000। अच्छा नीचे, परचेज ऑफ जीबीपी, पहले बताओ क्या जीबीपी का एक्सचेंज रेफरेंस रेट दे रखा है, यस, तो रेफरेंस रेट माइनस 99 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तीन वैल्यू समझ में आ। अब नीचे देखो, सेल 50,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी एबीसी, बताओ एबीसी का कोई वैल्यू दे रखा है, रेफरेंस नहीं दे रखा ना, तो क्या बोला था, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करो और उसका 1%। तो देखो 15 रुपीज है एक्सचेंज रेट, 50,000 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 7,50,000, उसका 1% 7,500। समझ में आ रहा। अच्छा लास्ट देखो, सेल कर रहे हो डॉलर को जीबीपी से, बताओ दोनों में से कोई इंडियन करेंसी है, तो चलो रेफरेंस रेट से दोनों की वैल्यू निकालो पहले, 11,300 मल्टीप्लाइड बाय 60 और 6,800 मल्टीप्लाइड बाय 100, विचएवर इज लेस, एरो का साइन चेंज करो, विचएवर इज लेस, और जो लेस आएगा उसका 1%। अब बताओ सबकी वैल्यू को ऐड कर दो, कितना आ गया, 26,280, ऊपर देखो जीएसटी का रेट कितना दे रखा है, 10%, इसका मतलब 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी, है ना, सिंपल, क्लियर है। अच्छा अब बोलोगे अमित सर एक डाउट पूछूं, सर ना तो क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट दे रखा ना तो रेफरेंस रेट, मैं तो सीधा 1 लाख रुपया लेके गई, अब क्या करें, तो बोला सेकंड फॉर्मूले पे आ जाओ। क्या नहीं दे रखा क्वेश्चन में, दोनों नहीं दे रखा, तो हम सीधा कौन से फॉर्मूले पे आ जाएंगे, सेकंड फॉर्मूला। इसका बहुत ही सिंपल रूल है, देखो अगर तुम 1 लाख रुपीस तक का करेंसी एक्सचेंज कर, मतलब इंडियन करेंसी 1 लाख लेके गए हो और उसको क्या करवा रहे हो बेटा, एक्सचेंज, तो ध्यान से देखो अप टू 1 लाख तक की वैल्यू पे क्या करना है, 1% निकालो, कितना आ जाएगा 1000, और इसको कंपेयर कर देना 250 से, विच एवर इज हायर, कितना 1000 के ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, फटाफट बताओ वैल्यू मैं लिख,
फिक्स फिगर है, वो 250 फिक्स है लॉ की तरफ से। चलो बताओ 60,000 का कैसे निकालोगे? 1% कितना आएगा? 600 कंपेयर किससे करोगे? 250 विच एवर इज। समझ में आ गया? ये वैल्यू कब तक होगी? अप टू 1 लाख। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भैया 1 लाख तक का एक्सचेंज वैल्यू होगा 1000 रुपये, तो गलत बोल रहा हूं क्या? 1 लाख का कितना होगा? 1000 रुपये, क्योंकि हम क्या बोलेंगे 1 लाख का 1%, 1000 और 250 विच एवर इज हायर, तो 1000 लेना है। ठीक है, अब ध्यान से, अगर 1 लाख से ज्यादा होगा, कहां तक? 1 लाख से ज्यादा है कहां तक? 10 लाख तक। तो मुझे बताओ 1000 का हमने कितना निकाला था? 1 लाख का 1000 निकाला, प्लस बैलेंस कितना बचा? 9 लाख। 9 लाख का 0.5% कितना आएगा? 4500। तो 4500 प्लस 1000 कितना हो गया? यानी 10 लाख तक का कितना होगा? 5500। समझ में आया? चलो आप बताना फटाफट। 8 लाख का बताओ। 8 लाख का सिंपल, 2 बाइफरकेशन करो, 1 लाख अलग और 7 लाख अलग। इसका सीधा 1000 और इसका 3500, टोटल कितना? समझ में आया? इसका मतलब 10 लाख तक का फिगर क्या हो गया? फिक्स कितना? 5500। अब अगर मान लो तुम 10 लाख से भी ज्यादा एक्सचेंज करवा रहे हो, 10 लाख से भी ज्यादा, तो देखो अप टू 10 लाख तक का कितना फिक्स है, प्लस जो भी एक्सेस है ना बेटा उसका 0.1%, दोनों को ऐड कर देना, एक वैल्यू आ जाएगा, इसको कंपेयर कर देना 60,000 से, विच एवर इज लेस। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60,000। चलो अब मैं कुछ फिगर लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कितना आएगा। ठीक है, 1 करोड़ बताओ। 1 करोड़ का तो पहले सर हम 10 लाख अलग कर देते हैं, 5500। अब बचेगा कितना? 90 लाख। 90 लाख का 0.1% दैट इज 9000। 9000 प्लस 5000 14000। इसको किससे कंपेयर करेंगे? विच एवर इज। तो कितना? 14,500 के ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी। सिंपल है, पक्का? चलो अब एक फिगर आप बताना और जल्दी से बताना मैक्सिमम कितना आएगा। 8 CR, 8 करोड़ का बताओ। तो 5500 फिक्स, बता कितना? 7 करोड़ 90 लाख। इसके ऊपर 1% 0.1% 79,000 प्लस 5,500, टोटल कितना? 84,500 और विच एवर इज मैक्सिमम कितना? तो मैक्स टू मैक्स कितना वैल्यू निकल सकता है एक्सचेंज का? 60, उससे ज़्यादा नहीं। पक्का? और भी ज़्यादा गेम खेलना हो तो उस पेज पे देखो मैंने लिख दिया है नीचे बहुत सारे गेम। समझ में आ गया? करेंसी का वैल्यूएशन दोनों मेथड सीख गए, अगर एक्सचेंज रेट होगा तो और एक्सचेंज रेट नहीं होगा तो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, फ्लाइट की बुकिंग होती है इंटरनेशनल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन से आते हो, लोकल ट्रेन से जीएसटी भरते हो टिकट के ऊपर? हाँ, तो उसके ऊपर जीएसटी जाता है या नहीं वो बताओ। देखो देखो देखो, बस के टिकट पे जाता है। देखो जीएसटी देखो है उसके ऊपर, बस के टिकट पे जाता है, इतना मैं पढ़ा। ट्रेन के टिकट पे लिखा नहीं रहता, सिर्फ 10 रुपया लिखा है ना। ध्यान से याद रखना बेटा, काउंटर से कटाई गई टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे वो बस का टिकट हो, चाहे एयर का टिकट हो, चाहे किसी का भी। काउंटर से कटाई गई टिकट के ऊपर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी। लेकिन मुझे बताओ, आज हमें फ्लाइट से कहीं जाना है या एयर से कहीं, इससे ट्रेन से कहीं ट्रेवल करना है, तो अपन क्या करते हैं? पेटीएम से टिकट कटवाते हैं। कभी टिकट कटवाना देखना, उसके ऊपर जीएसटी लग के आएगा। क्यों? यू आर अवेलिंग द सर्विस ऑफ पेटीएम। अगर पेटीएम नहीं होता तो कहाँ जाना पड़ता? काउंटर पे। और पेटीएम है तो घर से बैठे बैठे हो गया, इसका मतलब पेटीएम आपको सर्विस दे रहा है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी। ठीक है, लॉ मेकर ने ट्रेन के ट्रेवल के जीएसटी की तो बात बिल्कुल नहीं की, लेकिन एयर ट्रेवल की बात की। अब एयरलाइन बताओ, 2 टाइप के फ्लाइट होते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल।
तो अगर तुमने एजेंट के थ्रू टिकट की बुकिंग करवाई है तो डोमेस्टिक टिकट पे 5% वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। 5% मान लो तुम्हारा टिकट का कॉस्ट आया 32,000 का 5% उसके ऊपर जीएसटी, अगर डोमेस्टिक होगा तो, और इंटरनेशनल होगा तो 10%। लेकिन ध्यान से बेटा, जो हम टिकट कटवाते हैं ना उसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। बोला ओनली बेसिक चार्ज, ओनली बेसिक फेयर के ऊपर, क्वेश्चन में लिखा होगा तुम्हारा बेसिक फेयर, उसके ऊपर क्या वसूल करना है? जीएसटी। ठीक है, तो बेसिक फेयर का 5%, कब? डोमेस्टिक टिकट, और इंटरनेशनल होगा तो 10%। याद रहेगा। लेकिन कब? जब एजेंट के थ्रू करवाया। अब ये एजेंट कोई भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझा? चलिए अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस। एलआईसी करवाते हैं बेटा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। 5 बातें हैं बेटा इसमें। पहला, अगर तुमने जो प्रीमियम भरा है, अगर तुम्हें यह पता हो कि प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है, तो प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस कर देना। अब जो बैलेंस वैल्यू बचेगा ना उसके ऊपर जीएसटी। समझा? अगर तुम्हें एलआईसी का क्या पता है? प्रीमियम, और प्रीमियम का कितना पैसा। एक बात मुझे बताओ, एलआईसी वाले आपसे प्रीमियम ले जाते हैं, क्या वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट में? नहीं ना भाई, उनके कुछ पैसे खर्च भी तो होंगे। किस में खर्च होंगे? उनके स्टाफ हैं, उनका डे टू डे मेंटेनेंस है, सब में खर्च होगा। तो मुझे बताओ, आपके प्रीमियम का पूरा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा ना, तो आप ये पता करो कि आपके प्रीमियम का कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो प्रीमियम अमाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट बचा उसके ऊपर जीएसटी। ठीक है। दूसरा, आपने देखा है कभी कभी सिंगल एन्युटी प्रीमियम होता है, एक ही बार प्रीमियम जाता है एफडी की तरह, और बाद में एक ही बार रिटर्न मिलता है 5 साल, 10 साल, 20 साल में, तो उसमें सीधा 10% के ऊपर जीएसटी जाएगा। 10 लाख का तुमने प्रीमियम भरा, 10 लाख का 10%, यानी 1 लाख के ऊपर जीएसटी। समझा? अच्छा, आपने कभी देखा रिस्क वाली पॉलिसी, फॉर एग्जांपल बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये रिस्क वाली पॉलिसी है ना, तो इसके ऊपर 100% के ऊपर 50 करोड़ की पॉलिसी, 50 करोड़ के ऊपर जीएसटी। समझा? नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम हेल्थ वाला बोलते हैं, नो जीएसटी, एग्जम्प्ट है वो। समझा? और लास्ट क्या लिखा हुआ है? इन अदर केसेस, इसके अलावा जो भी बेटा तुम्हारा एलआईसी होगा, इसके अलावा जो भी होगा, पहले साल के प्रीमियम पे 12.5%, सॉरी 25%, और सेकेंड साल से थर्ड फोर्थ जो भी होगा 12.5%। जो भी प्रीमियम, मान लो 5,000 का प्रीमियम चार्ज हुआ तो पहले साल 5,000 का 25%, दूसरे साल 5,000 का 12.5%। ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखो, इसके क्वेश्चंस मैंने किए हैं। जनरल पॉलिसी है बेटा, जिसमें टोटल प्रीमियम आपसे 5,000 लिया गया। ठीक है, 3,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो बताओ पहले साल का 3,000 है ना, तो उसके ऊपर 25%, दूसरे साल में कितना? 2,000 ना, उसके ऊपर 12.5%, टोटल 1,000 रुपये के ऊपर क्या जाएगा? जीएसटी। अच्छा, सिंगल एन्युटी प्रीमियम होगा तो सीधा 10%, रिस्क कवर होगा तो 100%, इन्वेस्टमेंट वाला होगा तो प्रीमियम अमाउंट, देखो आपके क्वेश्चन में प्रीमियम कितना लिखा हुआ है? 8,000 करोड़, उसमें से 70% क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट, तो 8,000 का 70%, 5,600, वो माइनस कर दीजिए, 2,400 के ऊपर क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। समझा? चलिए ध्यान से, अगर तुम सेकेंड हैंड कार को सेल कर रहे हो, सेकेंड हैंड कार के डीलर हो, तो पता करो जो तुमने कार सेल हुआ है ना, उससे फायदा हुआ है या नुकसान। अगर फायदा हुआ है तो जितना फायदा हुआ उसके ऊपर जीएसटी। फॉर एग्जांपल 8 लाख में मैंने कोई कार खरीदा और 10 लाख में बेचा, 2 लाख के ऊपर जीएसटी। आ रही बात है समझ? अच्छा, 8 लाख का खरीदा, 6 लाख का बेचा, लॉस हो गया, नो जीएसटी। ठीक है। लेकिन अब ध्यान से, कभी कभी देखते हो अपन ईएमआई पे गाड़ी निकालते हैं और ईएमआई नहीं भर पाते तो बैंक वाले गाड़ी लेके चले जाते हैं, उस केस में कैसे जीएसटी निकलेगा? ध्यान से सुनना। मान लो तुमने कोई गाड़ी खरीदा, उस गाड़ी को तुमने फाइनेंस करवा दिया एचडीएफसी बैंक से, 6 to 7 इंस्टॉलमेंट अच्छे से भरा, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, हमारे पास अर्निंग बंद हो गई, मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा। एक दिन एचडीएफसी बैंक वाले आए, मेरी गाड़ी लेके चले गए। ठीक है, ध्यान से, गाड़ी खरीदा था मैंने जैन में, ठीक है, जून तक इंस्टॉलमेंट अच्छा भरा, जुलाई में मेरी एक गाड़ी क्या हो गई? सीज कर ली। किसने? बैंक वालों ने। और उसी गाड़ी को बेच रहे हैं दिसंबर में ऑक्शन कर दी गाड़ी की। तो मुझे बताओ गाड़ी का टोटल यूज कितना माना जाएगा? जैन टू दिसंबर या जैन टू जून?
लॉ मेकर ने बोला जैन टू दिसंबर, क्योंकि अल्टीमेटली बिक कब रही है, दिसंबर में ना। तो पता है, याद है अपन ने कस्टम पढ़ा था, पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर 4%, 3%, यहाँ पे है 5%। कितना, 5%। यानी जो वैल्यू होगा पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर कितना रिड्यूस करोगे, 5%। तो मुझे बताओ, गाड़ी मैंने खरीदी कब, जैन में, सीज कब हुई, जून में, और सेल कब हो रही है, दिसंबर में। तो टोटल क्वार्टर बताओ कितने, 4 हो गए ना। जैन टू दिसंबर, जून तक नहीं लेना है, जैन टू दिसंबर, जब गाड़ी सेल हो रही है। कितने हो गए, 4 क्वार्टर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 20% से वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। 20% से वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसके ऊपर जीएसटी। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, 4 ही क्वार्टर हुए ना। अरे भैया ये एग्जाम्पल अलग है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो दूसरा। ठीक है, चलो देखो नोट्स में मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा। मिस्टर सी ने परचेज किया मोटर कार 30 लाख का। कब परचेज किया, 1 अक्टूबर 2019 को। 80% कार फाइनेंस पे है। 80% कार किस पे बेटा, फाइनेंस पे है। 60 इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है, और इंस्टॉलमेंट का शुरुआत हो रहा है 1 अक्टूबर 2019 से। मिस्टर सी ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक ने कार सीज कर लिया 15 मई को। ठीक है, और सेल कब किया, 10 दिसंबर को। तो बताओ कार परचेज कब की गई थी, 1 अक्टूबर को, और सेल कब हो रही है, 10 दिसंबर 2020। कितने क्वार्टर हो गए, 19 के 1 क्वार्टर और 20 का 4 क्वार्टर। दिसंबर में सेल हो रहा है ना, टोटल क्वार्टर कितने, 5, 5 × 5, 25%। वैल्यू कितनी थी गाड़ी की, 30 लाख। तो 30 लाख का भी कितना निकालेंगे, 75%, क्योंकि 25% तो रिड्यूस हो जाएगा ना। तो 30 लाख का 75% कितने पे जीएसटी लगेगा, 22,50,000 के ऊपर। कितने के ऊपर जीएसटी लगेगा, 22,50,000 के ऊपर। समझ में आया, ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में 100%। एक एमसीक्यू तो आएगा। गाड़ी किसने सीज की है, सिंपल, फाइनेंस पे अगर गाड़ी होगी तो ऐसे जीएसटी निकालते हैं। क्लियर है, चलो एक टॉपिक दिखा हुआ है आईटीसी वाला, वो पंगा अभी नहीं करवाऊंगा, जिस दिन मैं आईटीसी का लेक्चर लूंगा ना उस दिन करेंगे। जिस दिन अपन आईटीसी का लेक्चर लेंगे उस दिन हम इसको करेंगे। करेक्ट है, चलिए 32(6) बहुत सिंपल, लास्ट बेटा अपन कभी भी कोई आर्टिकल परचेज करते हैं तो उसमें कोई होता है ना, वाउचर, स्टैंप लग जाता है, वाउचर लग जाता है। तो बोला जो भी स्टैंप, टोकन, वाउचर का कॉस्ट होगा ना उसके ऊपर जीएसटी, टोटल पूरे कॉस्ट, हाँ उसके ऊपर सीधा जीएसटी। याद रहेगा, जैसे मान लो चिट्ठी भेजते, 2 रुपये का टिकट लगाया, चल भर बेटा जीएसटी भर उसके ऊपर। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तो जो भी हमारा स्टैंप होता है, टोकन होता है, जैसे मान लो किसी ने पेमेंट नहीं किया, तो आपको पता होगा 11th क्लास में पढ़ा था नोटिंग चार्ज। ठीक है, तो उसकी भी क्या होती है, स्टैंपिंग होती है, जीएसटी। आ रही है बातें समझ में, पक्का? तो और 33, 34, 35 अपने काम की चीज़ नहीं है, बिकॉज ये पढ़ते हैं फाइनल में। आ रही है बातें समझ में, पक्का? इतना ही था बेटा आपका जीएसटी का वैल्यूएशन। अब एक खुशखबरी दूं, आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ओनली 31 रूल तक, 32 बहुत कम। 32 रूल और 33 जो हमने पढ़ा उससे कम आएगा, लेकिन सेक्शन 15 और 27 से लेकर 29 बहुत ही ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। तो आपको ज़्यादा मेहनत किस पे करके जाना है, 15 से लेकर 31 तक। आ गया समझ में? था एकदम इजी चैप्टर। तो हमारे जीएसटी के बेटा कितने चैप्टर खत्म हो गए, 4। अब के चैप्टर जो, एक और चैप्टर बस आपका डेंजर है जिसमें आपकी पूरी वाट लगने वाली है, दैट इज आईटीसी।